साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेत? साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करने वाला हूं सेक्शन 138 NI एक्ट को लेकर, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं चेक के मुकदमे। साथियों चेक के मुकदमों में नोटिस का एक महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों आप सबको ये बात बताना मेरा कर्तव्य है कि चेक के नोटिस के संबंध में प्रावधान सेक्शन 94 NI एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या प्रक्राम्य अधिनियम में दिए गए हैं, जिसमें यह स्पेसिफिक किया गया है कि यदि आपके पास कोई चेक है, चेक बाउंस हो जाता है, उसका पेमेंट आपको नहीं मिलता है, तो आप अभियुक्त को एक नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से देंगे। तो कुल मिला के कानून की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि नोटिस देना अनिवार्य है। अगर नोटिस नहीं दिया जाता है तो किसी भी रूप में अक्यूज्ड को सेक्शन 138 NI एक्ट के तहत हम प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। पर साथियों कई बार आपने देखा होगा कि परिवादी एक से अधिक नोटिस जारी करता है और जब वो परिवाद पेश करता है तो कंसर्न ट्रायल कोर्ट इवन परिवादी ये स्पेसिफिक नहीं कर पाता है कि किस नोटिस पर प्रसंज्ञान लेना चाहिए और किस नोटिस प्रसंज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट छुपाकर जो है मामले दर्ज किए जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर कंप्यूटेशन ऑफ टाइम नहीं किया जाता है। साथियों एक बात मैं आपको स्पेसिफिक कर दूं कि 138 और 142 NI एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहां पर टाइम कंप्यूटेशन पर जोर दिया गया है कि नोटिस देने से 15 दिन के भीतर अगर पेमेंट नहीं होता है देन यू कुड फाइल अ केस विद इन 30 डेज फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन। तो चेक बाउंस हो जाने से आप दोषी नहीं बनेंगे 138 NI एक्ट के, इवन नोटिस जारी करने से भी दोषी नहीं बनेंगे। दोषी कब बनेंगे कि जब आपको वो नोटिस जो है प्राप्त हो गया है जिसमें चेक अमाउंट को जो है डिमांड किया गया है और उसके 15 डेज के भीतर आप पेमेंट नहीं करते हैं, तब परिवादी के पास एक कॉज ऑफ एक्शन है परिवाद को फाइल करने का, पर जिसके लिए प्रोटोकॉल सेक्शन 142 NI एक्ट में जो है दिए गए। साथियों एक मामले में क्या हुआ कि परिवादी ने 2 नोटिस जो है जारी कर दी अक्यूज्ड को, उसके बाद जो है परिवाद दायर किया और उसने कहीं भी ये स्पेसिफिक नहीं करा कि वो गणना कॉज ऑफ एक्शन की कहां से कर रहा है, फर्स्ट नोटिस से या सेकंड नोटिस से। इवन ट्रायल कोर्ट ने भी अपना प्रसंज्ञान लेते समय कहीं भी स्पेसिफिक नहीं किया कि वो किस प्रकार से जो है गणना संबंधित चेक के संबंध में, संबंधित टाइम के संबंध में, संबंधित कॉज ऑफ एक्शन के संबंध में कर रहा है। तो वहां पर ऐसे ऑर्डर को इलीगल और अब्यूज ऑफ प्रोसेस माना गया। मामला क्या था, सबसे पहले हम समझते हैं फैक्ट्स को, उसके बाद कंटेंशंस क्या रहे उसे हम समझेंगे, और अगर हमारे साथ ऐसी स्थिति हुई है तो हमें करना क्या है, इसको लेकर मैंने आज डिटेल में चर्चा करने के लिए वीडियो तैयार किया। सबसे पहले हम नोट करते हैं फैक्ट्स को। एक कॉपी और पेन जो है फटाफट लीजिएगा, वीडियो को यहीं पर पॉज कर दो। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं ताकि फैक्ट्स समझाने में और लॉ समझाने में मुझे काफी जो है आपको आसानी रहेगी। साथियों अब शुरू करते हैं अपन फैक्ट्स के ऊपर। मामला क्या था, इसमें परिवादी ने क्या बोला कि अक्यूज ने मुझसे पैसे उधार लिए, जो हर केस में होता है। इसके पेटे एक चेक दिया, यहां पर भी एक चेक दिया जिसका डेट था 19/8/2005। डेट क्या है 19/8/2005, इट इज अ डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये बैंक में लगाया गया 20/11/2005 को। आपको मालूम होना चाहिए एज पर द RBI गाइडलाइंस चेक की जो लाइफ है वो होती है 3 महीने। अगर 3 महीने में चेक जो उस पर डेट दी गई है उसके अंदर बैंक में पेश नहीं करते हैं देन इट बिकम्स अ स्टेल चेक, जिस पर हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन 138 का फाइल नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के विद इन लिमिटेशन जो है चेक फाइल यहां पर हो गया बैंक के अंदर फॉर टेकिंग द पेमेंट, जैसा इस केस में हुआ है कि चेक जो है वो 19/8/2005 का है और बैंक में लगाया गया 20/11/2005 को, ये विद इन लिमिटेशन है। उसके बाद क्या हुआ, ये चेक जो है बाउंस हो गया, जिसको हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ द चेक, जिसका मीमो जो है मिला 24/11/2005 को। ये मीमो क्या होता है कि जब भी हम चेक को लगाते हैं और इसका पेमेंट हमें नहीं मिलता तो बैंक हमें एक लिखावट देता है जिसमें वो चेक बाउंस क्यों हुआ है उसका कारण भी जो है स्पेसिफिक करता है, जिसको हम कहते हैं मेमो। इसी मेमो के आधार पर कोर्ट जो है बिलीव करता है कि आपको पेमेंट नहीं हुआ है और अक्यूज के विरुद्ध कार्रवाई की जो है पर्याप्त आधार मौजूद है। उसके बाद इन्होंने नोटिस जारी किया 28/11/2005 को, जो रिटर्न होकर आया उस पर रिमार्क किया था कि अभियुक्त मौके पर नहीं मिलता है या अभियुक्त दिए गए पते पर नहीं मिलता है। इन्होंने क्या करा कि दोबारा उसी नोटिस को जो है सर्व कर दिया 17/12/2005 को, और ये नोटिस जो है रिफ्यूज हुआ 14/1/2006 को विद अ रिमार्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, और उसके बाद 1 फरवरी 2006 को जो है परिवाद पेश कर दिया। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई साथियों कि यहां पर 2 नोटिस जो है फाइल पर आ गए, एक तो प्रीवियस नोटिस और एक नया नोटिस। अब यहां पर कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, ये देखा ही नहीं कि किस नोटिस पर उसको जो है प्रसंज्ञान लेना था।
जब अक्यूज अपीयर हुआ, उसने प्रार्थना करी कि मामले में ऑर्डर को रिव्यू किया जाए, बट कंसर्न कोर्ट ने रिव्यू करने से मना कर दिया। फिर ये मामला जो है हाई कोर्ट गया और यहां पर प्राइम कंटेंशन क्या दिया अक्यूज ने, इसको आप नोट रखिए। पहले मैं पढ़ रहा हूं उसको इंग्लिश में, फिर इसकी सामान्य भाषा में क्या अर्थ होगा या क्या स्थिति होगी उसको मैं समझाने का जो है पूरा प्रयास करूंगा। साथियों, कंटेंशन क्या था? इट वॉज कंटेन्ड बाय द एप्लीकांट एंड द अक्यूज। अक्यूज के द्वारा यह तर्क रखा गया। क्या तर्क था? कि इफ ही फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ मनी to the holder in due course within a period of 15 days from receipt of the notice, then the complainant has to file the complaint as per section 142 of the NI Act within a period of 1 month from the date of cause of action occurs as per section 138 subclause C of the NI Act। तो सामान्य बात क्या हो गई कि यदि चेक का पेमेंट नहीं होता है और इसके बाद नोटिस दिया जाता है और नोटिस देने के 15 दिन के अंदर अंदर भी पेमेंट नहीं किया जाता है, तो वहां पर परिवादी के पास राइट है कि 1 महीने के भीतर भीतर जहां से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वो 142 और सेक्शन 138 सबक्लॉज सी एनआई एक्ट के अकॉर्डिंग जो है परिवाद पेश कर सके। अदरवाइज टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस बाय द कोर्ट इज बार्ड। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कोर्ट प्रसंज्ञान लेता है तो ये विधि विरुद्ध होगा। रिलायंस वॉज प्लेस्ड by him in one of the judgment laid down by the honorable Supreme Court। यहां पर जो डिफेंस का कंटेंशन था वो यही था कि जो कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है वो किस नोटिस के बेसिस पे लिया, उसका कॉज ऑफ एक्शन क्या था, उसका बेसिस क्या था, वो कहीं भी स्पेसिफिक नहीं करा। तो वहां पर हाई कोर्ट ने क्या लेट डाउन किया, मैटर को रिमांड बैक करते हुए, द रिवीजन पिटिशंस इज अलाउड विद द डायरेक्शन टू द ट्रायल कोर्ट टू रिकॉर्ड द एविडेंस on the point of cause of action। It means whether it arises from the first notice or it arises from the second notice। Otherwise the court should not be allowed to pass the order in the prejudice way। अन्यथा कोर्ट को किसी भी रूप में परजुरी करता हुआ ऑर्डर अगर करना है तो ऐसी स्थितियों को हम अलाउ नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर डिफेंस का इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम अक्सर रेस करना भूल जाते हैं। अगर हमारे ही केस में ऐसी स्थितियां हैं कि जहां पर 2 नोटिस हैं तो प्रॉपर आपको ये देखना कि किस पार्ट पर या किस नोटिस के पर्सपेक्टिव में कॉग्निजेंस लिया गया है। अगर कॉग्निजेंस का ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं है, नोटिस का प्रॉपर हवाला नहीं है, प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन का हवाला नहीं है, तो इस ऑर्डर को आप सक्सेसफुली चैलेंज कर सकते हैं। जैसी सफलता उस व्यक्ति को मिली है वैसी ही सफलता आपको मिलने की पूरी स्थिति यहां पर बनती है। तो घबराए नहीं, केवल टेक्निकली हमें चलना है, एज पर स्ट्रेटेजी वर्कआउट करना है। निश्चित तौर पर डिफेंस जो है जीतेगा और प्रोसिक्यूशन जो है हारेगा। तो साथियों, घबराने का नहीं है, केवल स्ट्रेटेजिकल वे में जो है वर्कआउट करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।